নমস্কার, নিউজ ভ্যানগার্ডের আজকের এই বিশেষ টক শোতে আপনাদের স্বাগত। আমি অর্ণব রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। আজকের এই বিশেষ টক শোতে আমরা কথা বলবো অস্টিওপোরোসিস নিয়ে, এবং এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে এই রোগটা কি এবং কিভাবে এই রোগটাকে প্রিভেন্ট করা যায় সবকিছু নিয়েই আমরা আজকে কথা বলবো। আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন স্টুডিওতে আইএলএস হাসপাতালের চিকিৎসক ডক্টর কে জয়ন্ত রেড্ডি, ऑर्थोपेडिक्स सीनियर ऑर्थोपेडिक्स एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। पहले ही जो क्वेश्चन मैं आपको करना चाहूंगा, ऑस्टियोपोरोसिस ये क्या है और कितना कॉमन होता है ये? ऑस्टियोपोरोसिस मतलब एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बोन मिनरल और बोन स्ट्रेंथ दोनों कम होता है, जिसकी वजह से आसान से फ्रैक्चर्स होता है बोन वीक होने की वजह से। WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन से ये ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जिसका बोन मिनरल डेंसिटी 0.25 से -0.25 से कम जिसका होता है उसको हम सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। जिसका बिटवीन -1 से लेके -0.25 तक होता है उसको हम मॉडरेट ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। 0 से -1 तक जिसका होता है उसको माइल्ड ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वजह से ने इसको ग्रेडिंग किया है। ये जो बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, ये किस किस को हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली हम बुजुर्गों में देखते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स में देखते हैं, और ओल्ड एज पेशेंट्स में भी फीमेल्स में ज़्यादा देखते हैं। क्योंकि ये पेशेंट्स फीमेल्स में क्यों ज़्यादा होता है कि इसका पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में, मतलब 45 इयर्स के बाद जिसका ये पीरियड्स बंद होता है, उस पेशेंट्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है, प्रोड्यूस नहीं होता है। ऐसा पेशेंट्स में बोन वीक होता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। सो यूजुअली इसलिए हम ये ज़्यादा फीमेल पेशेंट्स में देखते हैं। और ये कुछ कई और पेशेंट्स में भी आते हैं, जैसा जो लोग स्टेरॉइड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं या एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, या कुछ जिस पेशेंट्स स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, खैनी, गुटखा ये सब खाते हैं, और अल्कोहल कंजम्पशन जो लोग ज़्यादा करते हैं वो लोगों को भी ये ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और जो यूजुअली कभी कभी ये प्रेगनेंसी के बाद भी होता है, उसको हम पोस्टपार्टम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो कई कंडीशंस में ये ऑस्टियोपोरोसिस भी एक एसोसिएटेड कंडीशन है, जिसकी वजह से बोन्स वीक होके पेशेंट्स सफ़र होता है। तो आपने जो बोला कि स्टेरॉइड से भी हो सकता है, तो किस तरह के स्टेरॉइड्स मतलब इस पे स्टेरॉइड कुछ कंडीशंस में हम एज ए मेडिकल प्रोफेशनल्स हम स्टेरॉइड यूसेज करते हैं। कुछ पेशेंट्स को स्टेरॉइड यूसेज करना पड़ता है। जैसा मतलब पहले इन ओल्डन डेज, ये ओल्डन डेज मतलब एक 20 साल पहले, 30 साल पहले ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में या कुछ ब्रोंकियल अस्थमा, ऐसा कुछ कंडीशंस होता है, ऑटोइम्यून कंडीशंस, और इस कंडीशंस में स्टेरॉइड यूसेज ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा स्टेरॉइड जिसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स का एक एडवर्स इफेक्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। तो आपने बोला कि 20-30 साल पहले ये था, तो अभी क्या ऐसा ट्रीटमेंट जारी है जिसमें इस कंडीशंस में अभी थोड़ा नया ट्रीटमेंट्स शुरू हुआ है। जैसे कि स्टेरॉइड्स आर रिप्लेस्ड विथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी से ये स्टेरॉइड का जो कॉम्प्लिकेशंस है ये कम रहता है। इसलिए वो स्टेरॉइड यूसेज अभी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है ऐसा कंडीशंस में। अच्छा, तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये कंडीशन क्या लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस हम सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किए तो ये कंडीशन दिस कैन बिकम ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, और डेथ भी हो सकता है इसकी वजह से। वैसे डॉक्टर के पास जब पेशेंट्स आते हैं, क्या क्या सिम्टम्स लेके आते हैं? मतलब प्राइमरी वो लोग क्या फेस करते हैं? पेन होता है, क्या होता है जो लेके आते हैं? यूजुअली इन माइल्ड ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स में जिसका ये टी स्कोर डेक्सा स्कैन में जो टी स्कोर हो 0 to -1 होता है, ऐसा पेशेंट्स में ये माइल्ड बैक पेन, जनरलाइज्ड बॉडी पेन्स, ऐसा सिम्टम्स लेके पेशेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं।
और जिसका मॉडरेट ऑस्टियोपोरोसिस होता है उस पेशेंट्स सीवियर बैक पेन होता है, कभी कभी ये पेन की वजह से उठ नहीं पाते हैं, ऐसा मॉडरेट केसेस में आता है। और सीवियर केसेस में कभी कभी पेशेंट्स बेड रिडन होता है, बेड से उठ नहीं पाते हैं, एक कदम भी नहीं चल पाते हैं। और ये सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में फ्रैक्चर्स से भी डायरेक्ट पेशेंट्स, हम कई बार पेशेंट्स को हम डायरेक्ट फ्रैक्चर से देखते हैं इमरजेंसी में। बोन वीक होता है, बोन टूट जाता है, फ्रैक्चर से आता है, उस वक्त हम फ्रैक्चर के साथ ये भी डायग्नोसिस करते हैं कि इसका ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ये फ्रैक्चर हुआ है बोल के। कई बार ऐसा इमरजेंसी में भी डायग्नोस होता है। कौन से टेस्ट ऐसे हैं जिसमें मतलब ये ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस होता है? यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोसिस के लिए हम सिंपल एक्सरे से लेके सीटी स्कैन, सीरम कैल्शियम असेसमेंट, विटामिन डी, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज बोल के कुछ टेस्ट होता है, जिसके जो ये टेस्ट करके हम एक डायग्नोसिस के आ सकता है। मगर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस एक स्कैन, स्पेशल स्कैन है डेक्सा स्कैन बोल के, उस स्कैन से हम कंफर्म कर सकते हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन। ये जो डेक्सा स्कैन है, तो डेक्सा स्कैन में एक्चुअली होता क्या है, कैसे मतलब ये पता चलता है? ये डेक्सा स्कैन एक ऐसा स्पेशल स्कैन है, एक उसको बोलते हैं हम ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। ये एक स्पेशल एक्सरे मशीन से होता है। इस डेक्सा स्कैन में हमको ये ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर सकते हैं। क्वांटिटेटिवली एनालाइज करके उसको ग्रेडिंग करके हम उस ग्रेड के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, जो किस ग्रेड में क्या ट्रीटमेंट देना है हम ये डेक्सा स्कैन रिपोर्ट से हम करते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस का जो ट्रीटमेंट है, तो क्या क्या मतलब ट्रीटमेंट कर सकते हैं इस ऑस्टियोपोरोसिस का? ऑस्टियोपोरोसिस में मतलब मैं जैसे बोला है कि इसका ग्रेड्स होता है, ग्रेड के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। यूजुअली हम ट्रीटमेंट कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करने से शुरू करते हैं माइल्ड केसेस में जिसके। और जिस पेशेंट्स में ये पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होता है, औरतों में जो जब पीरियड्स बंद होता है, उस पेशेंट्स को हम SCRMs बोल के सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स बोल के SCRMs होता है। हमारा मार्केट में ये रेलॉक्सिफेन बोल के दवा, इस नाम से दवा मिलता है, उससे हम ट्रीटमेंट करते हैं। और कैल्सिटोनिन बोल के एक और दवा है जिसको हम नेसल स्प्रे में दे सकते हैं। और बिस्फॉस्फोनेट्स होता है, ये भी एक क्लास ऑफ मेडिसिन है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। और बिस्फॉस्फोनेट्स में ओरल दवा भी होता है, IV बिस्फॉस्फोनेट्स भी होता है। और आज नवेडेस रिसेंटली एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा आया है, डिनोसिमैब बोल के, रैंक L इनहिबिटर्स बोलते हैं हम, वो दवा आया है। और एक दवा है उसका टेरीपैराटाइड बोलते हैं, एक सिंथेटिक पैराथॉर्मोन है, वो इंसुलिन इंजेक्शन जैसा होता है, एक पेन और कैट्रिज से आता है। वो हर दिन कुछ डोज सेट करके उसको हम हर दिन देना पड़ता है। वो these are all the class of drugs which are used for osteoporosis treatment. इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, रेगुलर एक्सरसाइज, एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करना, ये सब, और सेसेशन ऑफ स्मोकिंग, ये सब इस ट्रीटमेंट में हिस्सा है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो मुझे समझ में आया कि बोन वीक हो जाता है, तो ट्रीटमेंट मतलब कितने हद तक वो सक्सेसफुल होता है? कैन इट गो बैक टू द वे इट वाज, द बोन आई मीन? ये ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट में यूजुअली हम जो दवाइयाँ देता है उससे हम बोन मिनरल डेंसिटी को नॉर्मल, कंप्लीट नॉर्मल तरफ नहीं आ सकता, मगर एटलीस्ट टू द ऑप्टिमल लेवल, टू द लेवल टू विच द पेशेंट कैन कैरी ऑन देयर लाइफ एक्टिविटीज, वहां तक हम लेके आ सकते हैं। ऑलमोस्ट नियर टू नॉर्मल वी कैन ब्रिंग देम बैक। तो ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स जो होते हैं, फ्रैक्चर होने का खतरा
रहता है। हाँ, तो हॉस्पिटलाइज करना जरूरी होता है क्या किसी मतलब कंडीशन में? इस जो ये ऑस्टियोपोरोसिस में जो पेशेंट्स कभी कभी सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में फ्रैक्चर्स से आता है, पेशेंट्स फ्रैक्चर्स करके आता है, जिसको हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट को देख के हम वो एक्सरे देख के और स्कैन्स देख के हम डायग्नोस कर उसी वक्त ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर हुआ है। सो ऐसा पेशेंट्स को हम एडमिट करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पहले फ्रैक्चर को ट्रीटमेंट करके बाद में वी हैव टू ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ऐसा होता है कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। और कुछ जो पेशेंट जिस पेशेंट्स को फ्रैक्चर नहीं हुआ वो पेशेंट्स जो पेन से आते हैं, बैक पेन से आते हैं या कुछ बैक में कंप्रेशन फ्रैक्चर्स की वजह से आते हैं, ऐसा पेशेंट्स को हम घर में ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो पेशेंट्स आप लोगों के पास आते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, उनको कितना लंबा ट्रीटमेंट चाहिए होता है? मतलब कितने दिनों का या कितने सालों का ट्रीटमेंट उनको करना पड़ेगा अगर वो पूरी अगर ठीक होना चाहते हैं तो? ये ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक ट्रीटमेंट का एक टाइम फ्रेम नहीं रहता है। यूजुअली हम सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स को हम कई सालों तक ये ट्रीटमेंट देना पड़ता है और मॉडरेट पेशेंट्स को 6 महीने से 1 साल तक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। डिपेंड्स ऑन द पेशेंट रिकवरी, पेशेंट मतलब क्योंकि मैं जैसे बोला है कि सिर्फ दवाइयों से नहीं होता है ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट। दवाइयों के साथ साथ पेशेंट का कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करना पड़ता है। हर दिन एटलीस्ट 40 मिनट्स वॉकिंग करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पेशेंट्स कुछ लोग सही से नहीं करता है, ऐसा पेशेंट्स को डिले होता है ट्रीटमेंट। इसलिए हम ऐसा एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं बोल सकते इस पेशेंट्स को ऐसा इतने टाइम पे ठीक होता है बोल के। ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स में तो वो फ्रैक्चर्स का रिस्क तो रहता है, वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ऐसा ये ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स में फ्रैक्चर्स प्रिवेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा हम बोला है कि वंस द पेशेंट्स आर डायग्नोज्ड विद ऑस्टियोपोरोसिस, इमीडिएटली हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। और ये फ्रैक्चर्स अवॉइड करने के लिए फॉल्स अवॉइड करना है, नीचे गिरना, स्लिपरी सरफेसेस में चलना फिरना अवॉइड करना है। और जिन घरों में ओल्ड एज पीपल रहता है जिसका ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऐसा पेशेंट्स को हम स्लीपर्स पहन के वॉकिंग करना उसको आदत करना है। और वॉशरूम्स में ड्राई वॉशरूम्स को यूज़ करना आदत करना है। और वॉशरूम्स में हैंडल पकड़ के उठना, कि इसको थोड़ा हैंडल बार्स अरेंज करना है ताकि वो पेशेंट्स पकड़ के उठ सके। बिकॉज ये पेशेंट्स जो है अपने बॉडी वेट को वो बोन्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बेयर देयर ओन बॉडी वेट, वो बोन्स इतना वीक रहता है। और ये फॉल्स अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब बहुत केयरफुल्ली उनको चलना फिरना सब कुछ करना होगा। चलना फिरना। आप पोस्ट मेनोपोजल वीमेन जो है महिलाओं के बारे में बोल रहे थे, तो वो पोस्ट मेनोपोजल महिलाओं जो हैं उनके शरीर में ये ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? ये पोस्ट मेनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन करना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज मतलब ये 45-46 ईयर्स के बाद जिन पेशेंट्स में जिन महिलाओं में पीरियड्स बंद होता है, वो पेशेंट्स ज़रा भी छोटा भी सिम्टम्स हो, लाइक जनरलाइज्ड बॉडी पेन्स, बैक पेन, ऐसा छोटा भी सिम्टम्स है तो भी मतलब इग्नोर नहीं करना है। सही डॉक्टर के पास, सही स्पेशलिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। और उसका जो लाइफस्टाइल होता है, लाइक स्टेशनरी लाइफस्टाइल नहीं, एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज, कम से कम एक 40 मिनट्स वॉकिंग बहुत ज़रूरी होता है ऐसे पेशेंट्स में। और यूसेज ऑफ मेडिसिन्स लाइक SCRMs में भी जैसे बोला है, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स बोल के, रिलॉक्सिफेन बोल के, वो दवा यूज़ करना है ऐसा पेशेंट्स। मतलब अर्ली डिटेक्शन होता है तो डायग्नोस भी होता है तो अच्छा रहता है इस बिकॉज डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। व्हेन पेशेंट्स, जब हम ज़्यादा हमारा
हमारा इंडियन कम्युनिटी में लोग छोटा छोटा सिम्टम्स के लिए यहाँ सामने जो फार्मेसी में जाके दवाई लेता है। वो कोई पेन किलर देता है, पेन किलर से वो लोगों को थोड़ा दर्द कम होता है, मगर जो रूट काज है वो नहीं जाता, वो ट्रीट नहीं होता। लॉन्ग टर्म में वीक बोन्स की वजह से इसका दर्द हो रहा है, वीक बोन्स को ट्रीटमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है इसमें। सो वो रूट काज को ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम। आपने एल्डरली पीपल के बारे में बताया, फिर पोस्ट मेनोपोजल जो महिला है उनके बारे में बताया, मिडिल एज जो लोग होते हैं वो भी क्या इस ऑस्टियोमेट्रिस के खतरा में है? ये मिडिल एज्ड और जो लोग वर्किंग क्लास होते हैं वो लोग भी आजकल ज्यादा इस बीमारी में पड़ रहे हैं, क्योंकि जैसा ऑफिस में काम करता है, सुबह 8 बजे जाके ऑफिस में बैठता है, शाम 4 बजे को बाहर आता है। दे आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट। सनलाइट का एक्सपोज नहीं होता हो, बॉडी के अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं होता है। जब विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं होता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट होता है। जब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट होता है, मसल्स और बोन्स काम करना बंद होता है। सो दिस इज द वे इस मिडिल एज्ड वर्किंग क्लास में ये ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट होने का मेन कारण ये है। और ज़्यादा लोग आजकल एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, और एक्टिव लाइफस्टाइल करने का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और स्मोकिंग और अल्कोहल, तंबाकू, खैनी ये सब खाते रहते हैं। ये बोन्स और वीक होता रहता है। एक जैसा स्लो पॉइजन जैसा है, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होना एक जैसा स्लो पॉइजन जैसा है। ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने से बोन वीक होता रहता है, ये बात पेशेंट को पता नहीं चलता। सो दैट्स लाइक ए स्लो पॉइजन लीडिंग टू अल्टीमेटली टू डेथ। अगर इस बारे में बताया जाए कि मिडिल एज पीपल भी अभी रिस्क में है, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल वो लीड कर रहे हैं, तो ये चीज को प्रिवेंट करने में मिडिल एज जो लोग हैं उनके लिए भी, और एल्डरली जो पीपल है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? ये जो मिडिल एज और एल्डरली में ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करने के लिए हम इम्पॉर्टेंट ये है कि डेली फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करना, सेसेशन ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल, और अवॉइडेंस ऑफ दीज ड्रग्स लाइक स्टेरॉइड, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स। जिस दवाइयों के साथ ये ऑस्टियोपोरोसिस भी एक साइड इफेक्ट होता है, उन दवाइयों को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आजकल नया मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज कई नया मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं, नई रिसर्च हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जिसमें ये ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है। इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस ट्रीटमेंट करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ गए आजकल, बहुत कॉमनली यूज कर रहे हैं आज। पहले हम एक 10-15 साल पहले हम स्टेरॉइड यूज करते थे। इस कंडीशन को ट्रीटमेंट, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, इस कंडीशन को ट्रीटमेंट करने के लिए स्टेरॉइड यूज करते थे, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होते थे उस पेशेंट्स में। अभी वो चेंज हो गया, अभी वो बदल रहे हैं, ऐसा बदल रहे हैं। पेशेंट्स भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, और पेशेंट्स का भी इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है। एल्डरली पेशेंट्स के अगर बात किया जाए, तो अगर उनको फ्रैक्चर्स आते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, फ्रैक्चर्स आते हैं, तो उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? एल्डरली पेशेंट्स में जिसका फ्रैक्चर्स होता है, ऐसा फ्रैक्चर्स को ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज इन ऑस्टियोपोरोसिस जिसका होता है, फ्रैक्चर्स हील होना बहुत लेट होता है। समझो एक यंग पेशेंट है, 40 ईयर्स या 50 ईयर्स पेशेंट है, उसका फ्रैक्चर फॉर एग्जांपल 6 वीक्स में वो फ्रैक्चर हील हो गया। ऐसा ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स में ये फ्रैक्चर हील होने के लिए कम से कम 3 महीने लगता है। सो दैट इज द टाइम गैप फॉर हीलिंग ऑफ दीज फ्रैक्चर्स। सो इसलिए ऐसा ऑस्टियोपोरोटिक एल्डरली एज ग्रुप पेशेंट्स में, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स में हम ट्रीटमेंट करने के लिए नया मेथड्स यूज कर रहे हैं आजकल। बिकॉज फॉर एग्जांपल इन 40 ईयर्स और 50 ईयर्स पेशेंट्स में जिसका फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर होता है, सेम फ्रैक्चर अगर 70 ईयर्स में होता है, सो दोनों का ट्रीटमेंट करने का
मेथड डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल 40 ईयर्स में हम स्क्रूस यूज करते हैं, स्क्रूस यूज करके उस पेशेंट फ्रैक्चर को फिक्स करते हैं. 70 ईयर्स में जिसका ऑस्टियोपोरोसिस होता है ऐसा पेशेंट्स को हम रिप्लेसमेंट करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हेमी रिप्लेसमेंट और टोटल रिप्लेसमेंट करते हैं. और नी जॉइंट के अराउंड जिसका भी फ्रैक्चर्स होता है उसका भी हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करके ट्रीटमेंट करते हैं. मतलब इसका ये ट्रीटमेंट बदलने का मकसद ये है कि ट्रीटमेंट ऐसा मेथड्स यूज करके पेशेंट को अर्ली मोबिलाइजेशन करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज जिसका ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स होता है वो लोग फ्रैक्चर हील होने की वजह से अगर लेट के रहे तो दे कीप ऑन लाइंग डाउन टेकिंग रेस्ट टिल द फ्रैक्चर हील्स. ऐसा पेशेंट्स में रेस्ट लेने की वजह से बाकी बोन्स, रेस्ट ऑफ द बोन्स जिसका फ्रैक्चर नहीं हुआ वो बोन्स और भी वीक होता जाता रहता है, वो बोन और ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता जाता रहता है. सो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर हुआ है और फ्रैक्चर की वजह से पेशेंट बेड रेस्ट लेते हैं और बेड रेस्ट से और भी ये ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है. सो दिस बिकम्स एक बड़ा विशियस साइकिल बन जाता है. तो इसलिए हम एक नया तरीकों में ट्रीटमेंट करना शुरू करना है और जिस मेथड्स में ये फ्रैक्चर्स जल्दी हील होता है, अर्ली हीलिंग होता है, ऐसा मेथड्स यूज करके ट्रीटमेंट करना. डॉक्टर साहब, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात की है और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फूड या खाने का कितना बड़ा रोल है इस ऑस्टियोपोरोसिस में. और ऐसा कोई खाना है क्या जिसको लेने से या फिर मॉडिफाई करके अगर हम लेते हैं कॉमन जो नहीं होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है? इसमें पहला बात आप जैसा पूछा है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस मतलब ज्यादा कुछ नहीं. जैसा अगर पहले जो नहीं कर रहे उसको मॉडिफाई करना है. फॉर एग्जांपल हम जो पेशेंट्स जो इंडियन लेटरिन में नीचे बैठते हैं, नीचे बैठने वाला लेटरिन होता है, उसको बंद करके वो कमोड यूज करना है, वेस्टर्न कमोड यूज करना है. क्योंकि वो नीचे बैठने वाला लेटरिन उस पोजीशन में ज्यादा स्ट्रेस आता है बोन्स में और जिसका बोन्स वीक होता है इस स्ट्रेस की वजह से बोन्स फ्रैक्चर होता है आसान से. सो दैट्स वाई ऐसा पोजीशंस अवॉइड करना है. क्रॉस लेग सिटिंग, फॉर एग्जांपल हम पूजा करते हैं, कोई ज्यादा लोग पूजा करते हैं, वो पूजा करने का तरीका ऐसा होता है कि ऐसा क्रॉस लेग सिटिंग बोलते हैं. या जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो लोग नीचे बैठ के पूरा पैर नी जॉइंट बेंड करके आगे झुक के पढ़ते हैं नमाज. सो ये सब तरीके में मॉडिफिकेशन करना है. जैसा नमाज पढ़ना चेयर में बैठ के पढ़ना है, पूजा करना है तो चेयर में बैठ के करना है. ऐसा कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करे तो ये फॉल्स अवॉइड कर सकते हैं और बोन्स के ऊपर भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता है. इसकी वजह से हम फ्रैक्चर से अवॉइड कर सकते हैं. और खाने की चीज़ों में जिसमें ये ज़्यादा होता है लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होता है, फिश, नट्स और ये ड्राई फ्रूट्स होता है, जिसकी वजह से ये बोन मिनरल ज़्यादा बनता है. और ऐसा फ्रूट्स होता है, बेरीज, ग्रेप्स, फिग्स, ये सब फ्रूट्स में कैल्शियम मिनरल ज़्यादा होने का चांसेस होता है. तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपको बोला जाए अगर कि एक पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है, उनको एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करना है, मतलब वॉकिंग वगैरह करना, जितना हो सके करना, लेकिन अगर उनको वॉक करने पे देखा जाए कि पैर में दर्द हो रहा है तो उसका क्या इलाज हो सकता है? वो उस सिचुएशन में क्या यूजुअली हम ऐसा पेशेंट्स को ये डेली लिविंग एक्टिविटीज हम एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल समझो 40 मिनट्स एक नॉर्मल आदमी 40 मिनट्स वॉकिंग करना है फॉर हिज हार्ट, फॉर द फंक्शन ऑफ हार्ट, फॉर द फंक्शन ऑफ मसल्स, बॉडी पूरा सेहत के लिए सही हेल्थ के लिए 40 मिनट्स वॉकिंग करना है. ऐसा पेशेंट्स में हम जो लोग ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के ऊपर रहता है, दवाइयाँ देता है, ऐसा पेशेंट्स को हम लिमिट करते हैं. उस पेशेंट्स में सिर्फ 20 मिनट वॉकिंग करने को बोलता है. क्योंकि ये एक्टिविटी जो है आहिस्ता आहिस्ता हम इंक्रीज करते हैं, अचानक हम इंक्रीज नहीं करते. क्योंकि ये बोन मिनरल जो बनता है दवाइयों की वजह से वो भी
आहिस्ता आहिस्ता बनता है। दिस इज नॉट बोन मिनरल अचानक एक दिन दवा देने से नहीं बनता है, बिकॉज दिस टेक्स टाइम। सो हमारा जो एक्टिविटी बढ़ाने के लिए टाइम भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। डॉक्टर साहब, ये एनपीएचसी क्या चीज है और इसके वेरियस एक्टिविटीज क्या होते हैं? हाँ, ये एनपीएचसी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सब पब्लिक लोग जानकारी होना है। एक नेशनल प्रोग्राम है, एनपीएचसी मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली। सो एल्डरली पीपल के लिए एक हेल्थ नेशनल प्रोग्राम बनाया हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने सिंस आई थिंक 2010। तकरीबन 12 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारा बुजुर्गों में एक हेल्दी और हैप्पी एजिंग के लिए ये प्रोग्राम बना हुआ है। मतलब हेल्दी और हैप्पी एजिंग माने पेशेंट शुड, इवन ओल्ड एज, पेशेंट शुड लीड ए हैप्पी लाइफ और हेल्दी लाइफ, और इसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होना है। इस प्रोग्राम में कि अल्जाइमर्स डिसीज से लेके ऑस्टियोपोरोसिस तक और कैटरैक्ट से लेके कैंसर तक सब बीमारियों का जानकारी होता है। सब बीमारियों को कैसे टैकल करना है बोल के गाइडलाइंस होता है, फ्रॉम हेल्थ केयर वर्कर से लेके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर तक इसका एनपीएचसीए का गाइडलाइंस होता है। ऐसा पेशेंट्स में क्या गाइडलाइंस देना है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स एज वेल एज ट्रीटमेंट, दोनों का जानकारी ये लोगों को देते हैं इस प्रोग्राम के हिसाब से। डॉक्टर साहब, अगर आईएलएस अस्पताल का बात किया जाए तो आईएलएस अस्पताल में अभी ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट में क्या क्या सर्जरीज वगैरह हो रहे हैं? ये आईएलएस हॉस्पिटल में हमारा, जैसा मैं जो कंडीशन में बात किया है, इसके अलावा बाकी ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में सबसे, जैसा जॉइंट रिप्लेसमेंट हो या पेरिआर्टिकुलर फ्रैक्चर्स हो, जिसमें एडवांस ट्रीटमेंट जिसको ज़रूरत है, वो सब हमारा हॉस्पिटल में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जॉइंट रिप्लेसमेंट्स होता है, उसके लिए एक एडवांस्ड ऑर्थोपेडिक थिएटर चाहिए, ऑपरेशन थिएटर, जिसमें ये लैमिनार फ्लो थिएटर होता है विथ हेपा फिल्टर्स होता है। ऐसा थिएटर्स हमारे पास है आईएलएस हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से इसका मेन एडवांटेज ये है कि जिस हॉस्पिटल में थिएटर्स रहता है उस सर्जरीज जिसमें थिएटर्स में करते हैं उसमें इन्फेक्शन चांसेस बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 0% इन्फेक्शन चांसेस होता है, बहुत कम इन्फेक्शन चांसेस होता है इस थिएटर्स की वजह से। सो ऐसा एडवांस्ड फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में है जिसकी वजह से हम सही ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट्स को, और डायग्नोस्टिक मेथड्स में भी हमारा हॉस्पिटल में सब फैसिलिटीज़ हैं, जैसा मैं बोला है डेक्सा स्कैन है, जैसा हॉस्पिटल में ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी भी है, जिसकी वजह से हम एडवांस ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एकदम, अगर बोला जाए कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, सर्जरी हो रहा है, सक्सेस रेट कितना है आईएलएस अस्पताल का अगर पूछा जाए? आईएलएस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का देखे तो वेरी गुड सक्सेसफुल रेट बोल जाता है। जैसे मैं बोला है कि फॉर एग्जांपल पेशेंट्स का कॉम्प्लेंस होता है। फॉर एग्जांपल हम ऑर्थोपेडिक में क्या होता है कि एक पेशेंट रिकवरी होने के लिए सिर्फ फ्रैक्चर फिक्सेशन या जॉइंट रिप्लेसमेंट करने से पूरा सक्सेस नहीं मिलता है। पेशेंट की तरफ से भी हमारे को कोऑपरेशन चाहिए कि पेशेंट शुड कोऑपरेट विथ प्रॉपर फिजियोथेरेपी, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, और इसको हम पेशेंट कॉम्प्लेंस बोलते हैं। जो लोग पेशेंट अच्छा कॉम्प्लेंट होता है वो लोगों का रिकवर 100% होता है। जो लोग लेस कॉम्प्लेंट रहता है वो लोगों का थोड़ा समझाना, थोड़ा उसको मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका मतलब दवाई के साथ साथ वो एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करना, एक्सरसाइज करना, सब कुछ करना होता है। ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में एक हिस्सा है, अदर देन मेडिसिन एंड सर्जरीज।
थैंक यू सो मच डॉक्टर के जयंत रेड्डी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ পর্যন্ত ছিলেন আইএলএস হাসপাতালের অর্থোপেডিক্স সিনিয়র অর্থোপেডিক্স এবং জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জন ডক্টর কে জয়ন্ত রেড্ডি। আমরা অস্টিওপোরোসিস নিয়ে কথা বললাম, বিভিন্ন জিনিস জানলাম এবং কিভাবে এই অস্টিওপোরোসিসকে প্রিভেন্ট করা যায় সেই বিষয়গুলো কিন্তু আজকে আমরা ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে জানলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকেও এই বিশেষ আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য। এই মুহূর্তে এই আলোচনা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী লেটেস্ট নিউজ ও আপডেটস দেখতে শুধুমাত্র চোখ রাখবেন নিউজ ল্যান্ড।